So, hello and namaskar, and we are now starting with the procedural part of income tax. हमने टोटल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं कर लिया, असेसमेंट्स कैसे होती हैं कर लिया, हर पर्सन की। अभी आपने जाके रिटर्न भरनी, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर उसको चेक करेगा, फिर कुछ गलतियां होंगी, कुछ झगड़े होंगे, फिर हम चलेंगे अपील्स में और रिविजन्स में। सो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी अबाउट व्हाट आई हैव टू डू एज एन एसएससी, व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। इसको लिख लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट। मैं पहले एक ओवरव्यू कराऊंगा of all the sections that we are going to be doing in the next chapter 15, which is basically returns. Chapter 16 is basically about assessments and appeals. तो अब हम चलेंगे पहला वाला पार्ट, what we need to do. Then what can ITA do, Income Tax Authority do, and how do we settle the differences. तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं मैं, and this is what we are going to be doing over here. एक बार एक ओवरव्यू, like you know I always do with all my chapters. पहले एक बार पूरे सेक्शन लिस्ट करते हैं. Now what are you supposed to do? You're supposed to file your return. Now return filing आपको करनी है. Basically we call this self assessment. आप रिटर्न कब भर सकते हो, आप रिटर्न कौन से फॉर्म में भरोगे, फॉर्म में क्या इंफॉर्मेशन दिखाई जाएगी, साइन आप करोगे, आपका सीए कर सकता है, वो रिटर्न वैलिड होएगी, इनवैलिड होएगी, रिटर्न में गलती रहेगी, क्या आप रिवाइज कर सकते हो, क्या लॉ में जो ड्यू डेट दिया है उससे लेट रिटर्न आप भर सकते हो, अगर आप लेट रिटर्न भरते हो तो क्या उसकी गलती आप ठीक कर सकते हो. So all of these are rules given under the Income Tax Act, and we will start with the rules. So first is we have 139(1), and I would want you all to try and memorize the sections with me because it is always nice to remember the index. So 139(1) कहता है ओरिजिनल रिटर्न. ओरिजिनल रिटर्न का मतलब है आपने ड्यू डेट से पहले रिटर्न भर दिया. तो वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट. अब आपको पता है ड्यू डेट इज आइदर 31st ऑफ जुलाई, or it is 31st of October, or it is 30th of November. And I told you पहले हम पूरा रिवीजन करेंगे. रिवीजन क्या करेंगे, पहले एक ओवरव्यू करेंगे. इनमें से कुछ सेक्शंस आपने इंटरमीडिएट में करे हुए, कुछ यहाँ नहीं आएंगे. एंड देन ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट द चैप्टर, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. सो 31st जुलाई, 31st अक्टूबर, 30th नवंबर किस किस के लिए है, वी विल टॉक अबाउट इट एज वी मूव ऑन. बट एक ओवरव्यू लेते हैं. अगर आपका कोई ट्रांसफर प्राइसिंग है, विच मीन्स देयर इज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दैट यू आर एंटरिंग इनटू, और आपको एक सीए से रिपोर्ट चाहिए होती है 92E की, उसमें सीए को टाइम लगता है, इसलिए सीए को टाइम दिया गया है कि साल खत्म होने के कुछ देर बाद आप रिटर्न भरेंगे. सो एक्चुअली में द टाइम पीरियड इज नॉट फॉर द एसएससी, इट इज ऑफ कोर्स फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको रिपोर्ट भरनी पड़ती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की. तो ये आ गया उनके लिए जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं. 31st अक्टूबर इज फॉर अ कंपनी. कंपनी की ड्यू डेट ऑलवेज 31st ऑफ अक्टूबर होगी, और बाकी लोग जिनको टैक्स ऑडिट कराना है 44AB में, उनका ड्यू डेट इज 31st ऑफ अक्टूबर. बाकी जो बच गए उनका ड्यू डेट इज 31st ऑफ जुलाई. अभी मोटा मोटा ये करेंगे. तो इस डेट से पहले क्या असेसिंग ऑफिसर आपको तंग कर सकता है? नहीं सर. तो वी हैव आवर प्रीवियस ईयर, लेट्स से 25-26. आपका असेसिंग ऑफिसर आपको इस ड्यू डेट से पहले कुछ भी नोटिस नहीं भेज सकता है. ये आपका राइट है. That means up till the due date, there can be no inquiry for that year by the assessing officer. But immediately after the due date, आपके rights खत्म हो जाते हैं. Then comes the question, can I file a late return? So late return भरने के लिए आपके पास है 139(4), जिसको हम बोलते हैं belated return. Now belated return can be filed up till 3 months before the end of the assessment year, यानी 31st December 26 तक. क्योंकि आपका जो असेसमेंट ईयर चल रहा है, विच इज फ्रॉम 1/4/26 टिल 31st March 27. तो अब आप ये जो बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो, ये आप भर सकते हो अप टिल 31st December 26. पर इसके लिए यहां पर कुछ आपके डिलेस के लिए प्रॉब्लम आएगी.
आपने करा होगा, एक आपको 234F की फीस है, जो या तो 5,000 रुपए होती है या 1,000 रुपीज होती है। 5,000 होगी अगर टोटल इनकम, इफ योर टोटल इनकम एक्सीड्स 5 लाख रुपीज, तो इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 5 लाख, तो आपका 234F का फीस होएगा, विच इज 5,000। तो लॉ प्रिस्क्राइब्स 4 थिंग्स: फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन। इंटरेस्ट मैंडेटरी होता है। जब भी लॉ में लिखा कि आपको ब्याज लगेगा, रिमेंबर इट इज मैंडेटरी, यानी आपको खुद अपने आप सेल्फ वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना है, वरना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगे। बट इंटरेस्ट, रिमेंबर, इज ऑलवेज ऑन टैक्स, इट्स अ परसेंटेज ऑफ द टैक्स। तो अगर टैक्स ही नहीं है तो डिफॉल्ट है, यानी आपने एज अ कंपनी रिटर्न भरनी है पर आपका लेट रिटर्न भर रहे हो। अब डिफॉल्ट तो है पर टैक्स नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो उन्होंने एक चीज डाल दी, फीस। फीस इज ऑल्सो मैंडेटरी, विच मीन्स यू नीड टू पे द फीस ऑन योर ओन। फिर आता है पेनल्टी। अगर ये आपका प्रूव हो गया कि आप जानबूझ के ये कर रहे हैं या कुछ इवेट कर रहे हैं या कुछ आपका इंटेंशन गलत था, देन पेनल्टी मे बी लेविड वेर एवर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। पेनल्टी शैल बी लेविड नहीं होती है, मे बी लेविड। पेनल्टी फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकती है, पेनल्टी परसेंटेज बेस्ड भी हो सकती है, बट पेनल्टी एओ नोटिस भेजेगा तो आपको लगेगी, ये अपने आप खुद उठ के मत चल जाएगा। एंड देन कम्स प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मीन जेल, और ये एक सिविल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो यहां पर जेल और प्रोसिक्यूशन बहुत रेयर केसेस में होगा, बट यस, लॉ डज प्रिस्क्राइब प्रोसिक्यूशन फॉर ग्रेव डिफॉल्ट्स एंड ग्रेव इंटेंशन टू इवेट टैक्स। तो ये आ गया हमारा 139(1) एंड 139(4). सर, ये क्या रिटर्न जब हम भरते हैं, आप सबको पता है आईटीआर फॉर्म्स होते हैं। यू हैव ITR 1, ITR 2 एंड सो ऑन। हर फॉर्म अलग पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है और वो फॉर्म्स पे लिखा होता है, और जब हम चैप्टर शुरू करेंगे डिटेल में देखेंगे फॉर्म्स क्या होता है। तो फॉर्म्स में लिखा होता है किस पर्सन को कौन सा फॉर्म लेना है। फॉर्म्स में सारी डिटेल मांगते हैं आपसे, आपका नाम, पता, एड्रेस, पैन, आधार, टोटल इनकम के आपके डिटेल्स मांगेंगे, फिर रिटर्न को साइन भी होना है। तो जब हम रिटर्न भर रहे हैं, उसके अंदर एक कॉलम होता है, रिटर्न 139(1) की है यानी ड्यू डेट से पहले है तो उसको टिक कीजिए, ड्यू डेट के बाद है तो 139(4) की टिक कीजिए। यानी 139(1) और 139(4) का अलग फॉर्म नहीं है, फॉर्म सेम है, यू हैव टू जस्ट टिक द राइट बॉक्स ओवर देयर। सर, अगर मेरी रिटर्न में गलती रह गई तो क्या मैं उस गलती को ठीक कर सकता हूं? यस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड रिवाइज रिटर्न। सो वी हैव रिवाइज्ड रिटर्न। Now, revised return is a concept given under section 139(5), बट यहां पर बोला गया है कि सिर्फ 139(1) की एंड 139(4) की रिटर्न रिवाइज हो सकती है और कोई भी रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती है। अब रिवाइज कैसे करनी है और कब तक करनी है? तो रिवाइज रिटर्न का भी ड्यू डेट इज अप टिल 31 December। बिलेटेड रिटर्न का भी लास्ट डेट इज 31 December। यानी आपने पहले 139(1) की कोई रिटर्न भरी, गलती रह गई और आपको खुद मिल गई, या 139(4) की गलती रह गई, आपको खुद मिल गई, तो आप एक और रिटर्न भरिए, एक और फॉर्म उठाइए, इस बार वहां पर टिक कर दीजिए 139(5) और फिर से अपने डिटेल्स अपलोड कर दीजिए। इसका मतलब है अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी दो रिटर्न आ गई, एक पुरानी वाली और एक नई वाली। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन सी रिटर्न देखेगा? तो ये बोला गया है कि वंस अ रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड, द अर्लियर रिटर्न इज सब्स्टिट्यूटेड, यानी अब अर्लियर रिटर्न का सब्स्टिट्यूशन हो गया है, मानिए कि वो ओवरराइड हो गई। और ये सारी बातें करेंगे। सर, अगर मेरे से गलती 31/12 तक नहीं पकड़ी गई, इफ आई कुड नॉट फाइंड माई मिस्टेक, उसके बाद मैं क्या करूं? आते हैं एक एक करके सारे ऑप्शंस करेंगे। अब सवाल आता है कि सर, इफ आई डोंट हैव इफ आई हैवंट फाइंड माई रिटर्न, क्या असेसिंग ऑफिसर के पास पावर्स है? तो अब उसके पावर्स पे आते हैं। तो वी कम टू पावर्स। नाउ देयर आर सिंपल पावर्स एंड देयर आर सुपर पावर्स। सिंपल पावर शुरू होता है 142(1)(1) से, एंड देन देयर इज 1(2), there is 1(3), and there is 142(2), there is 142(2)(a। अब ये क्या पावर है? 142(1)(1) आपसे रिटर्न मांग सकता है, पर ये रिटर्न कब मांग सकता है? ड्यू डेट के बाद, आफ्टर ड्यू डेट, यानी जैसे ही ड्यू डेट एक्सपायर होगी यहां पर उसका पावर शुरू हो जाएगा। इट मीन असेसिंग ऑफिसर को लग रहा था, वेट कर रहा था, भाई आपकी रिटर्न नहीं आई है,
आपने रिटर्न भरी नहीं ड्यू डेट तक। अब वो आपको इमीडिएटली ऑन से आपका ड्यू डेट अगर 31 जुलाई है तो 1 अगस्त को 14211 का नोटिस आपका आ सकता है टेक्निकली टू आस्क यू टू फाइल योर रिटर्न। पर सर अभी तो मेरे पास टाइम है बिलेटेड रिटर्न का। नहीं, बिलेटेड रिटर्न भरना आपकी प्रिविलेज है, राइट नहीं है। अगर ना पकड़े गए ड्यू डेट के बाद तो आप भर सकते हो 31/12 तक, पर अगर ड्यू डेट के बाद आपको 14211 का नोटिस आ जाता है तो अब आपके पास वो पावर है तो सही, पर अब जो आप रिटर्न भरोगे इट हैज टू बी इन परसुएंस ऑफ अ नोटिस अंडर 14211। और टाइम पीरियड इस नोटिस में दिया होता है, टाइम इन नोटिस। अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं, सेक्शन से दोस्ती कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे चलेंगे। देन 14212 एंड 14213 क्या कहते हैं? सर ये बात करेंगे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन की, आपसे मंगा सकता है। जैसे असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि चेकिंग का डिटेल है, पर अभी उसको लग रहा है कि मेरे को असेसमेंट ओपन नहीं करना। सी ओपनिंग ऑफ असेसमेंट मींस एक फाइल खुल जाएगी। अभी परमिशन चाहिए, फाइल खोली है तो सीनियर को बताना पड़ेगा क्यों खोली है। एक बार आपने फाइल खोली है उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा भी इसमें आपने जो भी कार्रवाई करी एओ के एसएससी के साथ उसका पूरा डिटेल बताना पड़ेगा, फिर कार्रवाई बंद करनी पड़ेगी। तो ही डज नॉट वांट टू ओपन द असेसमेंट एज येट, ही जस्ट वांट्स टू नो कि भाई मुझे डेटा दे दे, फिर से मांग रहा हूं तो मुझे डेटा दे दे, मैं एक बार चेक कर लूं कि तेरी असेसमेंट मेरे को आगे प्रोसीड करनी भी है या नहीं करनी है। तो दोज आर पावर्स, वी से दीज आर पावर्स बिफोर और फॉर असेसमेंट। डिटेल में करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, पर्सनल एसेट्स हैं तो यहाँ पर बुक्स मांग सकता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे मांग सकता है, आपके पर्सनल एसेट्स की डिटेल मांग सकता है। 142(2) में उसके पास पावर है कि आपके बारे में किसी और से भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। जैसे आपके किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बुक्स पड़ी हैं तो उसको नोटिस भेज सकता है कि प्लीज गेट मी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड 142(2)(a इज अ समथिंग कॉल्ड स्पेशल टैक्स ऑडिट। स्पेशल टैक्स ऑडिट अभी होता क्या है, हमें पता है 44AB का टैक्स ऑडिट होता है कि अगर आपकी बिजनेस की टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ और 10 करोड़ एंड प्रोफेशन की रिसीट्स आर मोर देन 50 लाख तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है। पर यहां पर बेटा टैक्स ऑडिट आपका सीए दोस्त कर रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको भी पता है, मुझे भी पता है, थोड़ा सा मैनिपुलेट होने का चांस है। पर अगर असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है या इनकम टैक्स ऑफिसर, अभी ये नहीं करेंगे कौन सा ऑफिसर क्या कर सकता है और असेसिंग ऑफिसर की डेफिनेशन भी करेंगे भी कौन हो सकता है असेसिंग ऑफिसर, पूरा हायरार्की ऑफ डिपार्टमेंट करेंगे। पर मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सेक्शंस अभी तुम्हारे दिमाग में एक बार लिस्ट उतारना चाह रहा हूं। तो अभी क्या होगा कि उसको लगेगा कि यार इसके खाते ना ठीक नहीं बने, इसका ऑडिट ठीक नहीं हुआ। तो देर आर सर्टन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड नाउ इवन कॉस्ट अकाउंटेंट्स हु आर एम्पैनल्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, और उनको बोला जाएगा कि एक काम कीजिए, आप जाके इनका ऑडिट करके आइए हमारे बयान। तो दैट इज कॉल्ड अ स्पेशल टैक्स ऑडिट, सो आई कॉल देम सिंपल पावर्स ऑफ द एओ। अब एक बार 14211 की रिटर्न आ गई है, आपने रिटर्न भर दी, उसके अंदर आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे बिकॉज रिवाइज रिटर्न इज वॉलंटरली रिविजन। तो आप समझिए आप क्या कर सकते हो और वो क्या कर सकता है, और बीच में वी विल फाइंड अ मिडल पाथ विच वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। तो यहां पर पता चला भी वो आपसे रिटर्न मांग सकता है, और अगर आपने रिटर्न 10 दिन, उसने बोला 10 दिन में भर दी, तो वो रिटर्न मानी जाएगी अ रिटर्न अंडर 142(1)। अब इस रिटर्न को आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो सर फिर हम क्यों भरेंगे? देखो, ना भरने के लिए हर चीज का डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा। अब एकदम से सारी बातें नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू पुट ऑल दोस इन योर हेड। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड 139(9), मोटे मोटे सेक्शंस डाल रहा हूं, डिफेक्टिव रिटर्न। अब डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब है कि जब आपने रिटर्न भरी, उसमें फॉर्म में कुछ इनकंसिस्टेंसीज है। आपका टीडीएस जो आपने क्लेम करा वो मैच नहीं कर रहा है विद द फॉर्म 26 AS जो जनरेट हुआ है ऑटोमेटिकली। आपने एडवांस टैक्स क्लेम करा, वो मैच नहीं कर रहा है, या आपने कोई शेड्यूल में डेप्रिसिएशन दी है जो आगे। सो ऑल ऑफ दिस डिफेक्टिव रिटर्न्स आर सर्टेन इरेगुलरिटीज और डिफरेंसेस इन द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, तो वो देखेंगे। तो अभी क्या होगा, जैसे ही आप रिटर्न भरोगे, वेदर इट इज द रिटर्न अंडर 139(1) और 4 और 5, आपको एक इंटीमेशन आ जाता है फ्रॉम द एओ कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है,
और आपको मिनिमम 15 दिन दिए जाते हैं कि आप उस रिटर्न को रेक्टिफाई कीजिए। पर अगर आपको लगता है कि ये रिटर्न 15 दिन में डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं होगा, जैसे टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, या टीडीएस का उसने पेमेंट ही नहीं करा, जिससे मैंने पेमेंट ली थी उसने ही नहीं आगे पेमेंट करी, तो लग रहा है टाइम लगेगा, तो आप एक बार असेसिंग ऑफिसर को बोल दीजिए, आप टाइम ले लीजिए, एक्सटेंशन ले लीजिए। सो हम लिख लेते हैं और एक्सटेंडेड टाइम। अगर आपने डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर दिया विद इन द टाइम एलोकेटेड, तो आपकी रिटर्न वैलिड है, अब सब कुछ ठीक है। पर अगर आपने डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं करा, नाउ द रिटर्न विल बी इनवैलिड। तो अ डिफेक्टिव रिटर्न इज नॉट एन इनवैलिड रिटर्न। तो इनवैलिड और डिफेक्टिव में फर्क कीजिए। इनवैलिड का मतलब होता है ये मान लिया जाएगा कि आपने रिटर्न भरी ही नहीं है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज अलग। डिफेक्टिव में होता है कि गलती है, ठीक कर दीजिए। तो डिफेक्टिव रिटर्न वी से इज नॉट इनवैलिड अंटिल डिफेक्ट is not rectified in time। अच्छा, एक बात और समझिए सर, डिफेक्टिव रिटर्न कैसे भरनी होती है? कुछ नहीं, वही फॉर्म उठाओ, उसमें इस बार 139(9) टिक करो। जब आप रिटर्न का फॉर्म जब दिखाऊंगा तो आपको देखा होगा यूआरएनसीए फाइनल, तो वो बॉक्सेस होते हैं, आप उसको टिक कर दीजिए, तो ये हो गया डिफेक्टिव रिटर्न। देन देयर आर रिटर्न्स अंडर 139(4)(a), चैरिटेबल ट्रस्ट का है, 4(b), C, D, E, उनके वो स्पेशल लोगों के लिए है, वो बाद में करते हैं। तो यहाँ पर 4(a), B, C, D, E तक जा रहे हैं, तो ये स्पेशल केसेस है विच वी विल टॉक अबाउट एज वी मूव ऑन। बट दोज आर ऑल्सो रिटर्न, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट को रिटर्न भरनी है 139(4)(a) में, अगर वो ड्यू डेट से पहले भरेंगे तो वो 139(1) की रिटर्न मानी जाएगी, ड्यू डेट के बाद भरेंगे तो वो बिलेटेड मानी जाएगी। ऐसे तो एक रिटर्न है 139(3) की, जिसको बोला जाता है लॉस रिटर्न। तो अगर आपकी रिटर्न में लॉस है तो उसको लॉस रिटर्न बोला जाएगा। पर अगर वो रिटर्न ड्यू डेट से पहले भरी गई है तो वो ओरिजिनल मानी जाती है, ड्यू डेट के बाद भरी गई है तो बिलेटेड मानी जाती है। तो ये 139(3), 4(a), 4(b), 4(c are also cases of special returns, but it will either be an original return or a belated return। तो अभी मैं मोटा मोटा वही वाली बात कर रहा हूँ, 4(a), 4(b), 4(c), 4(d) वो बाद में करेंगे। नाउ सर, एक बार मैंने रिटर्न भर दी, व्हाट इज द प्रोसीजर? एक बार मैंने रिटर्न भरी, द फर्स्ट स्टेप इज 143(1). 143(1), इसको एक तरीके से प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट भी बोला जाएगा, और यहां पर मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स विल बी कंप्यूटर जनरेटेड। तो एक बार आप रिटर्न भरते हो तो उसको एक बार वेरिफिकेशन चलता है, ये रिटर्न में सारी चीजें ठीक है, और वो क्या क्या वेरीफाई कर सकते हैं 143(1) में, वो भी 143(1) में डिटेल में लिखा हुआ है। इनकंसिस्टेंसी चेक होंगी, फलाना चेक होगा, तो जो भी होगा वो 143(1) में आपका चेकिंग हो जाएगा। एक बार ये सही हो गया तो आपको एक इंटीमेशन आ जाएगी, इंटीमेशन दैट ऑल इज राइट, दैट मीन्स योर रिटर्न हैज बीन एक्सेप्टेड अंडर 143(1). दैट डज नॉट मीन कि आपका असेसमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये असेसमेंट नहीं है, ये प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट है। ऑन द फेस ऑफ इट योर रिटर्न इज ओके, और अगर नहीं है तो आपको हो सकता है डिफेक्टिव रिटर्न का इंटीमेशन आ जाए, और एक बार आपने डिफेक्ट ठीक कर दिया तो आपका फिर से एक बार 143(1) का इंटीमेशन आ जाएगा कि आपने सब कुछ ठीक कर दिया। वंस यू फाइल अ रिटर्न, जब आप रिटर्न भर रहे हो उसके बाद इमीडिएटली आपके पास एक समरी आईटीआर भी आ जाता है, वेरिफिकेशन आ जाता है। आपको डिजिटल सिग्नेचर कब यूज करना है, आपको डिजिटल सिग्नेचर कब यूज नहीं करना है, तो वो डिटेल में करेंगे, अभी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ओवरव्यू। अब वंस योर रिटर्न हैज बीन फाइल्ड एंड 143(1) हैज बीन एक्सेप्टेड, अब क्या कर सकते हैं सर? अब शुरू होएगा, लाइक आई कॉल, शुड वी से दिस, चूहे बिल्ली का खेल है। आपने सही रिटर्न भरी या नहीं भरी, इस पे चेकिंग होगी। अब इंडिविजुअल असेसिंग ऑफिसर हर पर्सन के बारे में तो जानता नहीं है पूरे इंडिया में, so therefore there are a lot of things that you could have hidden, lot of things he can't find out. So we came up with a consequence or system of 139A, 139AA and 285B। यहां पर है आपका पैन नंबर कोट करना है, आधार नंबर कोट करना है, एंड दिस इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्टिंग।
यानी अब बात हुई कि आपको ट्रेस करना है। उन्होंने कैसे ट्रेस करेंगे सर? आपने जहां पर भी खर्चा किया, कई खर्चे हैं, गाड़ी खरीदी, 2 लाख से ऊपर कोई भी शॉपिंग करी, शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे, फॉरेन ट्रैवल करा, कोई रेस्टोरेंट में पेमेंट करी, कुछ पेमेंट्स पे आपको पैन नंबर कोट करना जरूरी है। और जो जिसको आप पैन नंबर दे रहे हो, वो आपकी रिपोर्ट आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहा है। एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्टिंग जो है, उसमें भी क्या हो रहा है कि आपकी रिपोर्ट आपके बिना पता करे, बिना विदाउट यू नोइंग इट, योर डेटा इज रीचिंग द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। So like I said, as an assessee, you are required to file a return to CPC। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में आप रिटर्न भर रहे हो। आपको जहां से इनकम आ रही है, आपको जहां से इनकम आ रही है, इन पेयर्स को बोला गया है कि आपका टीडीएस, या हो सकता है कई केसेस में टीसीएस भी होगा। आप जो खर्चे कर रहे हो, उस पे आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर कोट करना है। और जिन लोगों को आप ये डेटा दे रहे हो, वो आपके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता रहे हैं। तो आप देख रहे हो पूरा एक सिस्टम बना दिया इन्होंने। तो देयर इज 285 भी है कि भाई आपका इंफॉर्मेशन इज रीचिंग द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो इनको पेनल्टी लगेगा। टीडीएस ना काटने पे इनको पेनल्टी लगेगा, और ये टीडीएस काट के टीडीएस रिटर्न्स भर रहे हैं, और वो टीडीएस रिटर्न्स भी यहां पर जा रही हैं। तो आपसे बोल रहा है कि आप सर्च करके अपनी इनकम बताइए जब आप रिटर्न ऑफ इनकम भरेंगे। ये लोग आपके बारे में टीडीएस रिटर्न्स भर रहे हैं और उसके ऊपर आपका पैन नंबर दे रहे हैं। यहां पर भी आपका पैन नंबर जा रहा है। तो यहां पर डेटा कुछ आपके बारे में लोगों से आ रहा है, कुछ आपका खुद का आ रहा है, और ये अब कोरिलेट करा जाएगा बाय यूजिंग व्हाट वी कॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा माइनिंग, जिससे आज की डेट में रेड फ्लैग्स का एक सिस्टम शुरू हो गया है। फिर रेड फ्लैग शुरू हो जाते हैं, भाई इस असेसी को चेक कीजिए, कुछ घपला लग रहा है, और फिर असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर कार्रवाई शुरू करेगा। तो इस सिस्टम को अलग से समझेंगे। द प्रोसीजर ऑफ फेसलेस असेसमेंट आ गया आज की डेट में, तो सारा प्रोसीजरल पार्ट आएगा। नाउ वंस द असेसमेंट हैज वंस द प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट्स हैव बीन डन, अब असेसिंग ऑफिसर के पास जो पावर आते हैं वो ये आते हैं। दो असेसमेंट्स हैं, एक है 143 और एक है 144। इसको बोला जाता है स्क्रूटनी असेसमेंट, और इसको बोला जाता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट इज अ नॉर्मल, इसको रेगुलर असेसमेंट भी बोला जाता है। यानी अभी उसको लग रहा है कोई फ्लैग आ गया है एंड देयर इज अ केस दैट हैज टू बी टेकन इनटू स्क्रूटनी, बेटर चेकिंग होएगा। इसमें ये नहीं है कि स्क्रूटनी है तो भाई अभी बहुत बड़ा घपला होने वाला है। इसका ये मतलब है कि आपकी चेकिंग में किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी आपकी, आपका जो सिस्टम है सीबीडीटी ने प्रिस्क्राइब करा, उसमें आपका केस आ गया है, तो अब स्क्रूटनी में जाएगा, चेकिंग होगी। बट रिमेंबर टू स्टार्ट द स्क्रूटनी ही हैज टू इशू अ नोटिस अंडर 143(2), यानी एक पहले नोटिस आएगा। नोटिस कितने टाइम में आएगा वो सारी बात करेंगे। नोटिस आने के बाद आपने कितने टाइम में जवाब देना है वो भी करेंगे। राइट नाउ एज आई सेड वी आर जस्ट गेटिंग द सेक्शंस इनसाइड आवर हेड। नाउ एक बार आपकी स्क्रूटनी शुरू होगी, अब क्या होगा? अब आप उनको जो उन्होंने सवाल पूछा उसका जवाब देंगे। वो पूछेंगे डिडक्शन क्यों ली, आप बताएंगे क्यों ली। वो पूछेंगे रिसीट मुझे लग रहा है तुम्हारी आनी चाहिए, नहीं आ रही, तो आप बताएंगे। तो एक बार चेकिंग होगी, देयर विल बी अ टू वे कम्युनिकेशन। ये वो सवाल पूछेगा, आप जवाब दोगे, और उसके बाद एक ऑर्डर पास होगा, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट ऑर्डर पास होगा। असेसमेंट ऑर्डर में क्वांटिफाई करा जाएगा कि आपने इतनी रिटर्न दिखाई थी, अब आपने इतना हमने ऐड कर दिया, इतना हमने माइनस कर दिया, और इतना जाके आपका नेट टैक्स पेबल बना है। दैट इज पार्ट ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर। पर असेसमेंट ऑर्डर के साथ आता है एक नोटिस ऑफ डिमांड। नोटिस ऑफ डिमांड ये अलग चीज है, ये आएगा अंडर सेक्शन 156। आपको बोला जाएगा भाई इतना आपका टैक्स बना है, ये आपको डिमांड नोटिस आ गया, अब आपको इसके 30 डेज के अंदर पे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपसे रिकवरी शुरू हो सकती है। तो वो वाली बातें भी आएंगी ना। ऑर्डर ऑफ असेसमेंट एक बार पास होगा तो ये कितना टाइम पीरियड में होता है ऑर्डर ऑफ असेसमेंट?
ये सेक्शन 153 बताता है। तो आप सेक्शन के लिस्ट बताइए, अपने दिमाग में डालिए। ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर 25-26 का असेसमेंट ऑर्डर 2030 में पास हो रहा होगा, इतना इनएफिशिएंसी हटा दिया गया है। So there is a time period within which the assessment will be completed. And when I start the respective chapters, see, if you started from me, you know, पहले मैं पूरा आउटलाइन दे रहा हूं आपको ऑफ रिटर्न्स, असेसमेंट्स, अपील्स। When we start the chapter of returns, तो पहले रिटर्न्स का पूरा ओवरव्यू होगा और डिटेल में यही वाला पार्ट होगा, एंड देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर। सिमिलरली व्हेन वी डू 142, तो पहले उसका ओवरव्यू होगा, फिर चैप्टर शुरू होगा। सिमिलरली व्हेन वी डू असेसमेंट्स, उसका ओवरव्यू होगा, फिर आगे चैप्टर शुरू होगा। सो दिस इज हाउ टू ट्राई एंड मेक अ माइंड मैप इनसाइड योर हेड बिफोर वी डू द डिटेल पार्ट। ठीक है जी, तो ये हो गया 143(3). फिर आते हैं सर 144। अब ये है नॉटी पीपल, जिन्होंने कोई ना कोई कंप्लायंस नहीं करा है। यानी अगर आपने 139 की रिटर्न नहीं भरी, आपका रिक्वायरमेंट था, यू वर कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, यू हैव नॉट फाइल्ड इट, या आपको 142 का नोटिस आया, आपने जवाब नहीं दिया, जो ऊपर नोटिस मैंने बताया, भाई ये नोटिस आए, आपसे मांगा गया रिटर्न भर दो, तुमने उसका जवाब भी नहीं दे रहे हो। या आपको 142(2)(a) का नोटिस आया, यानी आपको बोला गया टैक्स ऑडिट हमारे सीए से कराओ, आप उसका भी जवाब नहीं दे रहे। या आपको जो है 143(2) का नोटिस आया, स्क्रूटनी का नोटिस आया, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। अब आपका बीजे होगा, बेस्ट जजमेंट। बेस्ट जजमेंट थोड़ी खतरनाक इसलिए है क्योंकि अब आपसे बातचीत नहीं करी जाएगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स पार्टे असेसमेंट, विच मीन्स बिना आपसे बात करे आपका ऑर्डर पास कर दिया जाएगा और आपके हाथ में आ जाएगा असेसमेंट ऑर्डर। अब असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद असेसिंग ऑफिसर से बातचीत खत्म है, अब हमें हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। वहां पर भी आते हैं, पहले एक बार यहां से आगे चले। अब ड्यूरिंग दिस कोर्स, मेरे को इसको 1 मिनट नीचे कर देते हैं। अब ड्यूरिंग दिस कोर्स उसको सुपर पावर चाहिए, तो वी कम टू सर्टन सुपर पावर्स। Now what are super powers? Super powers are given under 139 to 133C। जैसे असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इस भाई साहब के बारे में मुझे थोड़ी तहकीकात और करनी है, तो वो सीनियर्स की परमिशन लेके, सुपर पावर्स विल ऑलवेज बी विद द परमिशन ऑफ सीनियर्स। मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, कौन सीनियर है, कौन एओ है, सब बात डिटेल में करेंगे, बट इन सिंपल इंग्लिश, सुपर पावर्स को यूज करने के लिए असेसिंग ऑफिसर को सीनियर्स की परमिशन लेनी है और फिर वो इंक्वायरी कर सकता है। तो 131 इज सेटिंग अप इंक्वायरी कमीशन, आपके बारे में इंक्वायरी कर सकता है, भाई इसने गाड़ी खरीदी, जब चेक करिए। तो बिफोर दे ओपन एन असेसमेंट, बिफोर और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट उनको लग रहा है थोड़ी और डिटेल चाहिए, तो वो इंक्वायरी करेंगे। 132 इज सर्च एंड सीजर। अब तो एस्टैब्लिश हो गया है कि भाई तुमने तो बहुत बड़ा घपला करा। जनरली क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर के पास आप रिटर्न भरते हो, या अगर फेस टू फेस है तो आप उनके ऑफिस जाएंगे, वो बुलाएंगे आपको ड्यूरिंग स्क्रूटनी, ड्यूरिंग बीजीए, आप उनके दफ्तर जाओगे, वो आपके घर नहीं आएंगे। पर जब बहुत बड़ा घपला लग रहा है तो अब वो तुम्हारे ऑफिस में आएंगे, घर पे आएंगे। दैट इज 132 सर्च एंड सीजर। 131 इज इंक्वायरी, दिस इज सर्च एंड सीजर। तो सर्च एंड सीजर कब हो सकता है, उसमें कैसे सीज करेंगे, कब घर आ सकते हैं, घर पे किस टाइम पे आ सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, वो सारी डिटेल करेंगे। कई बार क्या होता है कि आपके पास जब वो आए तो उनको पता चला कि ऑलरेडी जीएसटी वाले आ चुके हैं आपके पास और आपका सामान लेके जा चुके हैं। अब इनकम टैक्स वाला कहता है मेरी बारी कब आई, तो उनको एक पावर दिया गया है कि एक बार जीएसटी, एक्साइज, कस्टम जो भी आपका सामान ले गए हैं, सीज कर गए हैं, किताबें ले गए हैं, एक बार उन्होंने अपनी कार्रवाई खत्म कर ली, फिर आपको एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर एक पावर दिया जाएगा कि आप उनसे एक बार बात कीजिए और आप उनको बोलिए कि अब आपका काम खत्म हो गया, हमें दे दीजिए इसकी किताबें, हम बाकी हम देखते हैं। सो दैट इज requisitioning. There is a section 133A. This is survey. Now survey और सर्च एंड सीजर, सर्च एंड सीजर मतलब यार सीज हो गया। कई बार क्या होता है कि अब उनको ये नहीं लग रहा है कि यार बहुत बड़ा घपला है, ऐसा लग रहा है थोड़ा है, जाके एक बार तहकीकात करके आनी है उसके पास जाकर।
एक है 143(3) जब आपसे बुलाएंगे कि आइए हमारे पास आइए बताइए, एंड फेसलेस में इट इज ऑल ऑनलाइन, वी विल टॉक अबाउट दैट। सो फेसलेस जो होगा, ऑल ऑफ दिस विल बी डन फेसलेस। तो इधर भी लिख लेते हैं फेसलेस 144B। फेसलेस में कैसे चलेगा, सब कुछ जो होगा वो 144B में चेक करेंगे। ठीक है, तो अब आगे हम, भाई सर्वे जो होता है वो आपके पास आएंगे, चेकिंग करने आएंगे। सर्वे में सीज नहीं होगा, दे कैन ओनली कम एंड चेक। टीडीएस का सर्वे अलग है, बाकी सर्वे अलग है। क्या सर्वे घर पे भी हो सकता है? नहीं, सर्वे सिर्फ ऑफिस पे होगा। ये सारी बातें डिटेल में करेंगे। हम कह रहे हैं ये है सुपर पावर्स, यानी अब आपके बारे में मतलब उनको कुछ ना कुछ मिल गया, अभी कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है तुम्हारे साथ। देन वी कम टू, भाई जब यहां रिटेन होंगे एसेट्स, जैसे सीज हो गए सर्च एंड सीजर में, अब कोई टैक्स आपका बनता है, एक्स्ट्रा टैक्स बनता है। अब सर्च एंड सीजर के लिए एक कॉन्सेप्ट है, समथिंग कॉल्ड ब्लॉक असेसमेंट। यानी अब यहां पर नॉर्मल असेसमेंट नहीं होगी, जो 143(3) है, 144 है, वो नहीं होगी। ब्लॉक असेसमेंट का प्रोसीजर है, सेक्शन 158BB एक नया ऐड हुआ है, पूरा चैप्टर ऐड हुआ है, पूरा प्रोसीजर है, आपको सीखना पड़ेगा। और अब जो पकड़ा जाएगा सामान, उस पर 60% का रेट लगेगा। और जो एसेट सीज हुए हैं उनको बेच के आपसे टैक्स रिकवर करा जा सकता है। ये 132B में बोला गया है। दिस इज सेलिंग ऑफ द रिटेन्ड एसेट्स को कैसे यूज करना है। रिटेन्ड सारी कहानी लिंक्ड है, तो आप एक बार अपने दिमाग में सेक्शन डालते रहिए। ब्लॉक असेसमेंट अलग है, रेट ऑफ टैक्स अलग है। ब्लॉक असेसमेंट कैसे होगी? अनडिस्क्लोज्ड इनकम का कॉन्सेप्ट आ गया यहां पर भी, आपने क्या नहीं दिखाया, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, उसको ढूंढा जाएगा और उस पे टैक्स आपसे लिया जाएगा एट द रेट ऑफ 60%। तो वो सारी बातें करेंगे ब्लॉक असेसमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 25-26 ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया है, बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं, देयरफॉर दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर आर अदर पावर्स, द पावर्स आर 133 है, 133B है, 133C है। दिस इज पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। यहां पर जैसे आपके बैंकर थे, उनको आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उन्होंने नोटिस निकाल दिया बैंकर को कि भाई मुझे XYZ की बैंक स्टेटमेंट दीजिए, और अगर आप बैंकर नहीं देगा तो उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सो दे हैव द पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। 139B इज पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी यहां पर भी आपके पास आएंगे और आपसे आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो सर सर्वे में भी यही हो रहा है, हर एक में पावर अलग है। कितना कलेक्ट कर सकते हैं, कितना रिटेन कर सकते हैं। जैसे सर्वे में बुक सीज कर सकते हैं, एसेट्स नहीं कर सकते। तो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ भी सीज नहीं कर सकते। तो ये पावर्स है, एंड इट ऑल डिपेंड अपॉन कितना बड़ा घपला कर रहे हैं, एंड दिस इज वेरीफाई इंफॉर्मेशन। तो कई बार क्या होता है, जैसे आपके बारे में उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि भाई ऑडी खरीदी है 30 लाख रुपए की, ऑडी खरीदी है 70 लाख रुपए की, 30 में तो आती नहीं है। ऑडी खरीदी है आपने, या BMW खरीदी है, या आपने मर्सिडीज खरीदी है 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की, और अब उनको लग रहा है कि आपके नोन सोर्सेज ऑफ इनकम से रिकंसाइल नहीं हो रहा है। तो बिफोर द स्टार्ट वो कहते हैं एक बार तेरे से वेरीफाई कर, तू ही बता दे कि तूने खरीदी नहीं खरीदी, एंड देन वी विल प्रोसीड अगेन। तो उससे क्या होता है, बाद में एक बार इंक्वायरी शुरू हो जाए तो आप बोलो जी हमने तो, आपने तो हमसे पूछा नहीं, एंड ऑल दैट लिटिगेशन विल प्रोबेबली बी अवॉइडेड। उसलिए अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए उन्होंने पावर दी। ये पावर कब यूज कर सकते हैं, पावर कौन यूज करेगा? क्या असेसमेंट खुली होगी तभी यूज करेंगे, या असेसमेंट से पहले भी यूज कर सकते हैं? तो ये सारी बातें डिटेल में करेंगे, बट दीज आर द सुपर पावर्स जिसके लिए अलग चैप्टर्स आपके पास आएंगे। तो ये हो गया बेटा मोर और लेस अबाउट द असेसमेंट्स, लेकिन अभी कहानी बहुत बाकी है। अब क्या होता है, आपको डर लग रहा है क्योंकि एक बार असेसमेंट ऑर्डर आ गया और आपने कुछ छुपाया था, तो इसके ऊपर अब पेनल्टीज भी लग सकती हैं। तो इफ इनकम इज इंक्रीज, यहां पर हमें पेनल्टीज की बात करनी पड़ेगी। तो आपको डर लग रहा है कि भाई हम पकड़े गए हैं, और हो सकता है कई ऑफेंसेस के लिए प्रोसिक्यूशन भी होएगा, तो ये अलग चैप्टर आ जाएगा भाई कौन सा प्रोसिक्यूशन होता है, कौन सा पेनल्टी लग सकता है, ये सारी डिटेल अलग चैप्टर में आएगी। आपका सिलेबस दिखा रहा हूं जो आपको आगे जाके पूरा करना है इस पर्टिकुलर पार्ट में। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल इफ यू स्टार्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस। आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू। तो ये पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन से डर लगने पे इनको लगता है यार खुद ही बता देते हैं, ईमान जागता है, ईमानदारी का मन करता है, क्योंकि आपको लगता है मेरे बारे में इंफॉर्मेशन शुरू हो गई है। तो मोदी जी का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आया ऑफ समथिंग कॉल्ड
अपडेटेड रिटर्न। तो एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करा 139(8)(a) और बोला गया है अपडेटेड रिटर्न। ये जो रिटर्न है ये आफ्टर 31 दिसंबर, क्योंकि 31 दिसंबर तक तो आप रिटर्न भर सकते हो ना, यहाँ पर बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न। अब उसके बाद आप रिटर्न नहीं भर सकते हो, तो अब जो होगा एओ होगा। तो एओ ढूंढ रहा है, अभी मिल ही नहीं रहा है। पर अगर एक बंदे के डर पे प्ले करो, भाई उसको लग रहा है यार मेरे बारे में कुछ इनको पता चल रहा है, कोई एक कॉल आना शुरू हो गया या इनकम टैक्स का एक इंक्वायरी नोटिस आ गया है, उनको लग रहा है यार कुछ पता चलने वाला है, ये कहते हैं यार पहले ही दिखा दो, हमें पता हमने छुपाया है, थोड़ा सा पहले दिखला देते हैं। तो 139(8)(a) में देयर इज समथिंग कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अपडेट रिटर्न। यू फाइल योर रिटर्न, शो योर एक्स्ट्रा इनकम, शो योर एक्स्ट्रा टैक्स, बट इस बार उसके ऊपर आपको प्लस एक्स्ट्रा पे करना है। 25% है, 50% है, 60% है, 70% है, डिपेंडिंग आपको कितनी देर बाद ईमानदारी जागी। इस साल से काफी चेंज हो गया। सो 25 और 50 पहले था। अब पहले आप 2 साल तक भर सकते थे फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। डिटेल करूंगा प्लीज। तो मैं एक बार कहानी सुना रहा हूँ। पहले था कि असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल तक कर सकते थे, तो आप यहाँ पर 31 मार्च 27 आपका असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है, तो 31 मार्च 29 तक भर सकते थे। अब 4 साल हो गया, थोड़ा मौका और दिया जा रहा है कि आपका ईमानदारी जाग जाए, तो कहीं डर के, बिकॉज टाइम खत्म हो गया उसकी वजह से कम रिटर्न्स ना भरो, आप दिखाओ। पर हाँ, जितना लेट भरोगे उतना आपको एक्स्ट्रा टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब जो एक्स्ट्रा इनकम दिखाई उस पर जो टैक्स बना वो तो देना ही है, उसका +25%, +50%, 60%, 70% आपको पे करना पड़ेगा। सो दिस इज अपडेटेड रिटर्न नाउ। लेकिन ये तो हो गया जब तुम्हारी ईमानदारी जागी। हो सकता है असेसिंग ऑफिसर ने 143(3) या 144 कर दिया था और उस समय कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो उसको पता नहीं चली। बाद में उसको पता चली कि भाई ये तो रह गया। या हो सकता है पहले आपने रिटर्न भरी, वो 143(1) में चली गई आगे। 2-3 साल बाद उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली, रेड फ्लैग आ गया कि भाई आपने तो इनकम छुपाई है उस साल की। अब क्या करेंगे, क्योंकि इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया 144 एंड 143 का। इनका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद अगर आपको, सो वेरा भी नाउ, so we say if after the time period of 143(3) or 144 AO finds more information, what can he do? So we now come to a very important section called 147. इसको बोला जाता है assessment and reassessment. Assessment and reassessment, इसका क्या मतलब हुआ सर? 147 में वो आपका जो पुराना ऑर्डर था 143(3) का या 144 का, उसमें और एडिशन कर सकता है। या अगर पहले ऑर्डर ही पास नहीं हुआ 143(1) का था, तो उसमें पहली बार असेसमेंट भी कर सकता है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट असेसमेंट और रीअसेसमेंट। ये प्रोसीजर इतनी बार चेंज हो चुका है ना पिछले 4 सालों में कि टू कैच अप विद व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स इज वेरी डिफिकल्ट। 2 साल पहले इन्होंने ब्लॉक असेसमेंट हटा के 147 में ही सर्च एंड सीजर का डाल दिया था। पिछले साल को चेंज करके वापस सर्च एंड सीजर का ब्लॉक असेसमेंट कर दिया, तो 147 का कंप्लीट प्रोसीजर चेंज हो गया। 147 पे बहुत डिबेट हुआ, बहुत लिटिगेशन हुई, बहुत केसेस आए, क्योंकि 147 में ये मतलब हुआ कि एक बार तुमने ऑर्डर पास कर दिया था 143(3) का, जो टाइम तुम्हें मिला था चेकिंग का वो खत्म हो गया, उसके बाद भी तुम कर रहे हो, तो भाई कितनी देर तक करोगे यार, कमाने दो, काम करने दो। वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टैक्स टू द कंट्री। तो इसके ऊपर बहुत डिबेट होता है एज टू वेदर इट शुड बी अलाउड और नॉट। तो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया अभी। इसके प्रोसीजर आ गए हैं। आपको 147 के लिए एक नोटिस भेजना पड़ता है 148 का। पर आज की डेट में 148 के नोटिस के लिए आपको पहले एक 148(a) का सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। पुराने जमाने में असेसिंग ऑफिसर पे छोड़ दिए थे, इफ ही हैज रीजन टू बिलीव, असेसिंग ऑफिसर के पास रीजन है, नोटिस भेज दे। ऐसा यार बहुत ही इफ यू लीव इट ऑन द रीजन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर विच इज एम्बिगुअस, उसी पे कितने केस लॉ मैंने पढ़ाए इतने सालों में कि रीजन टू बिलीव क्या होता है। और आज की डेट में उन्होंने कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ये रेड फ्लैग वाला सिस्टम, ऐसे कर लो, एआई जनरेटेड है, कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं जिससे ऑथेंटिकेट हो रहा है कि हाँ यार कुछ मिला है। फिर आप पहले एसएससी को मौका देते हैं कि भाई ये तेरा मिला है, एक बार इसको क्लियर कर दे। अगर तू मुझे सेटिस्फाई कर देगा तो मैं 147 नहीं ओपन करूंगा, पर अगर तू नहीं करेगा फिर मैं तेरे को 148 का नोटिस भेजता हूं,
और अब असेसमेंट होगी 147 में। यहां पर आपकी ये कब तक होगी, 149 में लिखा है, इसका टाइम पीरियड क्या है, तो यहां पर आ गया टाइम, और यहां पर परमिशन आपने किसकी लेनी है, बिफोर यू डू दिस इज 151। तो ये आ गया हमारा एक और पार्ट ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब आते हैं एक और सेक्शन जो हम करेंगे, सेक्शन 154, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन of mistakes which are apparent from record। देखो, अगर मुझे गलती मिल गई थी यहां पर 31/12 तक, तो मैं खुद ही रिटर्न भर सकता था, रिवाइज रिटर्न। अब गलती तो गलती है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख प्लस 1 लाख, मैंने 1 करोड़ 1 लाख लिख दिया, या 10 लाख प्लस 1 लाख हमने 1,10,000 लिख दिया, जो भी गलती है, सिंपल मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। इट इज अ मिस्टेक अबाउट विच देर आर नो टू ओपिनियंस, मतलब डिबेट नहीं है, गलती दिख रही है, प्राइमा फेसी है, पर अब टाइम निकल गया है रिवाइज रिटर्न भरने का, तो अब क्या करेंगे, तो यहां पर आपको पावर दिया जाता है 154 में, यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी कि भाई ये गलती रहेगी, अब आप ठीक है। बेसिकली मीन्स जब आप रिवाइज रिटर्न भर रहे हो तो आप खुद अपनी गलती ठीक कर पा रहे हो, पर अगर आपका टाइम पीरियड निकल गया खुद की गलती ठीक करने का, फिर उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी से परमिशन लेके गलती ठीक करवानी पड़ेगी। हो सकता है कई बार इनकम टैक्स अथॉरिटी को लग गया कि मेरे ऑर्डर में गलती है, जैसे डेप्रिसिएशन का रेट 15% लगा दिया या 25% लगा दिया, होना 40% चाहिए था। अब एओ को लग रहा है कि भाई ये जो है 40% दूंगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो वो तो अप्लाई करेगा नहीं, तुम कर सकते हो। लेकिन एओ को लग रहा है डेप्रिसिएशन रेट 25 लगा दिया था, होना 15 चाहिए था, अब उसको लग रहा है यार ये गलती से तो मेरा नुकसान हो गया, तो वो रेक्टिफाई अपने आप सुओ मोटो भी कर सकता है। एंड नॉट जस्ट द असेसिंग ऑफिसर, अगर सीआईटी अपील्स ने कोई ऑर्डर पास किया, उनको गलती लग रही है, वो भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल बाय असेसी, अप्लाई करेगा असेसी, अप्लाइज, और बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो वहां जाके देखेंगे कब रेक्टिफाई कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर कैसे आएगा। तो आप देख रहे हो इतने सारे प्रोसीजर्स हो गए हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट कैन एन इनकम टैक्स अथॉरिटी डू। एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन होता है, ये सेक्शन 116 बताता है। और हमारे पास सीबीडीटी आती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, फिर चीफ कमिश्नर्स हैं, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, then there are assistant deputy commissioners, assistant commissioners, joint commissioners, income tax officers, रिकवरी ऑफिसर्स, तो वो पूरा हायरार्की ऑफ डिपार्टमेंट करेंगे, जनरल है, डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर्स हैं, तो वो पूरी एक हायरार्की करेंगे जो 116 में दिए। फिर सीबीडीटी के पावर्स हैं जो 119 से लेके 130 में दिए। व्हाट कैन सीबीडीटी डू, सीबीडीटी कैन इशू सर्कुलर। क्या सीबीडीटी एक एओ को बोल सकती है भाई इसका केस आया है, इसमें तुमने 50 करोड़ रुपए की एडिशन करनी करनी, कैन द सीबीडीटी डू दैट? कैन द सीबीडीटी टेल द सीआईटी अपील्स कि ये जो असेसमेंट करनी है इसको ऐसे करनी है? व्हाट आर द पावर्स, सीबीडीटी क्या कर सकती है? तो ये पावर्स आएंगे 119 टू 130। तो आप देख रहे हो सीक्वेंस में सेक्शंस भरते जा रहे हैं, एक बीच में रह गया है, रिटर्न साइन कौन करेगा ये भी आपको बताया जाएगा 140 में। और सेल्फ असेसमेंट कैसे होती है ये 140 ए बताता भी, आपने सेल्फ असेसमेंट के समय जो टैक्स है वो कैलकुलेट करना है, उसमें से आप रिबेट ले सकते हो, आपने फॉरेन में कोई टैक्स पे करा उसका क्या मैं यहाँ क्रेडिट खुद ले सकता हूं, तो ये सारी बातें 140 ए में। तो साइनिंग ऑफ रिटर्न इज सेक्शन 140, यहाँ लिख लेते हैं साइनिंग ऑफ रिटर्न, कौन साइन करेगा? क्या सीए इंडिविजुअल असेसी की रिटर्न साइन कर सकता है? क्या कंपनी के रिटर्न सीए साइन कर सकता है? क्या कंपनी के रिटर्न कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय साइन कर सकता है? एचयूएफ के रिटर्न क्या उसका माइनर सन साइन कर सकता है? तो ये सारी बातें साइनिंग ऑफ रिटर्न में आएंगी। और यहां आएगा सेल्फ असेसमेंट आपने करनी कैसे है, आपने क्या क्या वहां पर कैलकुलेट करना है और क्या क्या माइनस करना है। वी स्टार्टेड विद 139, वी रीच 140, 148, 141 हट चुका है, 142 आ गया, 143 हो गया, 144 हो गया, एंड ऑफ कोर्स वी देन स्किप्ड अ फ्यू सेक्शंस, बीच में और भी हैं। 153 मैंने बताया टाइम पीरियड है, 156 नोटिस ऑफ डिमांड है, 154 रेक्टिफिकेशन हो गया। तो ये सेक्शंस बीच में 131, 132, ये सारे सेक्शंस मैंने आपको बताए। आइडिया इज यू टू मेमोराइज देम,
ओके, सो ये वीडियो एक है, आई थिंक दिस इज वन वीडियो विच यू कैन प्ले अगेन एंड अगेन जस्ट टू ओवर टेक द ओवरव्यू, जब तक ये सारे सेक्शंस दिमाग में बैठ ना जाए। अब चलते हैं लास्ट पार्ट, हाउ डू वी सेटल द डिफरेंस। नाउ देयर आर टू वेज। एक जिसको हम बोलते हैं एप्पलेट प्रोसीजर, ये बातें ना दिमाग में डालिए, एप्पलेट प्रोसीजर, और एक है रिविजनरी फोरम। Now, the right to appeal does not come from your birthright. Under the Income Tax Act, the right to appeal must come from the act itself. तो हमारे पास है फर्स्ट अपील, किसके अगेंस्ट? जो ये ऑर्डर आया था, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 143(3), 144, 147, मतलब पूरी लिस्ट बताई जाएगी कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट आप किसके पास अपील कर सकते हो, पूरा याद करेंगे। बट फर्स्ट अपील अभी के लिए हम बोलेंगे एक है जॉइंट कमिश्नर अपील, क्योंकि कमिश्नर अपील के बाद बहुत बैकलॉग बढ़ रहा है, तो क्योंकि झगड़े होंगे। देखो बेटा, जब आपकी जेब से पैसा निकलवाना है और आपको बोला जाता है कि ये आप इतना कमा रहे हो तो 30% गवर्नमेंट को दीजिए, दुख सबको होता है। तो आप लीगली जितना टैक्स बचा सकते हो बचाते हो, पर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो गया, डिपार्टमेंट का काम है वो रिकवर करना, और जब झगड़ा होगा तो आप जाओगे सीआईटी अपील्स के पास। अ सिंपल टास्क इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑफ वन सिंपल रीजन, I don't want to pay extra tax, and the department says we have to run the country. But over here, one simple thing I will discuss with you as a senior chartered accountant now. I think अभी भी हमारे देश में एक माइंडसेट चल रहा है कि सारे लोग चोर हैं। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, जो टैक्स एक बार दे देता है, ये उसी के पीछे पड़ जाते हैं। ये गलत बात। उनको लगता है कि अगर मैं रिटर्न भर रहा हूँ और टैक्स दिखा रहा हूँ तो मैं चोरी कर रहा हूँ। अरे मैं दिखा रहा हूँ टैक्स यार, थोड़ा सा मतलब आप ये सोचिए, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कंट्री, आई एम द पर्सन हु इज पेइंग द टैक्स, जीएसटी भी दे रहा हूँ, इनकम टैक्स भी दे रहा हूँ, ईमानदारी से दे रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्ट कीजिए कि हर बंदा चोरी नहीं कर रहा है, मेरा सिर्फ इतना है। एंड यू मस्ट गो एंड फाइंड पीपल, सो मेनी ऑफ देम, यू एंड मी बोथ नो, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा पर फिर भी बोलूंगा, a lot of government officials, politicians, we see them buy so many crores of houses, living lavishly, foreign travel being sponsored, 10-10 लाख की बिजनेस टिकट है, बिजनेस क्लास की टिकट है। कहां से आ रहा है पैसा? थोड़ा मेरा मानना है कि उनको भी एक बार देखिए, ऐसा नहीं है कि एक सैलरीड एम्प्लॉय बेचारा या एक बिजनेसमैन ही चोरी कर रहा है। We must have an equal law for everybody, and that the day we go there, we will not need to have so much of policing towards taxation, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि यार ये तो दे नहीं रहा तो मैं क्यों। अगर आप सबसे इक्वली लोगे, मैं बता रहा हूँ हर बंदा ईमानदारी से देना शुरू करेगा, बिकॉज nobody wants to evade or hide tax, but everybody has their own responsibilities. प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, जब तक तो आप काम कर रहे हो टैक्स लेंगे, अगर आप बीमार पड़ गए, आपका डिसेबिलिटी होगी, भाई आप नहीं आप पैसा कमा सकते, तो आपका ध्यान कौन रखेगा? गवर्नमेंट ने जो आपसे टैक्स लिया उसके बदले में आपको ओल्ड एज का या हेल्थ का कुछ नहीं मिलता है, विच आई बिलीव समवेयर लाइक इन द वेस्टर्न वर्ल्ड शुड स्टार्ट। कोई, मैं तो कह रहा हूँ मेरा अगर टैक्स जा रहा है सपोज 10 लाख रुपए साल का, मेरी इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे कर दो 50,000 रुपए का, हेल्थ इंश्योरेंस पे कर दो, टर्म इंश्योरेंस पे कर दो, एक इंसेंटिव दो, देखो कैसे काम करता है। अगर मैं आपको साल का 20-25 लाख रुपए टैक्स, जीएसटी और इनकम टैक्स दे रहा हूं, या कोई 50 लाख दे रहा है, कोई 2 करोड़ दे रहा है, कुछ नहीं है, एक छोटा सा उसको बोलिए आपने इतना टैक्स दिया, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम गवर्नमेंट देगी, कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा, लाख रुपए हो जाएगा साल। या आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी 2 करोड़ की, 3 करोड़ की गवर्नमेंट पे करेगी, अगेन 50,000 रुपीज। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट कैन रियली मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स माइंड सेट एंड परसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए, मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ जनरल फीलिंग इन द कंट्री, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कहीं तुम्हें लगे। अच्छा, नाउ लेट्स गो ऑन द सेकंड अपील। सेकंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ, जैसे यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर है और पीआईटी अपील है। The second appeal will go to ITAT. Now, ITAT is an independent body, Income Tax Appellate Tribunal. तो यहां आ जाएगा आपका सेक्शन 246 है, 246A है, एंड अप टिल 250 है। इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल का 254 है। सेकंड अपील आईटीटी के पास जाएगी, उसके बाद आप जा सकते हो हाई कोर्ट के पास, ये आ जाएगा सेक्शन 260A, and then you can go to the Supreme Court, which is
262 यानी आप हाई कोर्ट के पास किस पॉइंट पे जा सकते हैं ये भी सेक्शन बताएगा। फॉर एग्जांपल एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज कि लॉ एस्टैब्लिश्ड है, क्या ये लॉ मेरे केस में लग रहा है। एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, लॉ में ही इंटरप्रिटेशन इश्यू आ गया। पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्या होता है, कोई इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि मैं इसी वीडियो में डाल दूं। वी विल हैव टू गो थ्रू केस लॉज। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आईटीएटी इज अ लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। फैक्ट फाइंडिंग मतलब आईटीएटी के पास क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जाएगा, हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास यू विल ओनली गो ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट। तो ये वाली बातें करेंगे। नाउ एक अलग सा रूट है जहां पर हमारे पास दो सेक्शन और आते हैं, एक है 263 और एक है 264। These are revisionary forum powers of the commissioner of income tax to revise an order। 263 में suo moto पावर है, विच मीन्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपने जूनियर असेसिंग ऑफिसर के रिकॉर्ड मंगाता है, अभी असेसमेंट क्या करिए दिखा मुझे, और उसमें चेक करता है कि असेसिंग ऑफिसर ने अगर कोई घपला करा है या उसको लग रहा है कि असेसिंग ऑफिसर ने कोई गलती करी है जिसपे रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, डिपार्टमेंट का नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, ही कैन रिवाइज द ऑर्डर ऑफ द एओ। दैट इज कॉल्ड सुओ मोटो एडजस्टमेंट। यहां पर लिखा है ऑर्डर्स प्रेजुडिशियल प्रेजुडिशियल टू रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू के अगेंस्ट जो ऑर्डर पास हुआ है, यानी रेवेन्यू के फायदे के लिए नहीं है, नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट का, तो उसके ऑर्डर को 263 में रिवाइज करा जा सकता है। यहां पर है प्रेजुडिशियल टू असेसी, यानी असेसी को लगता है कि भाई मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है तो मुझे इसको ठीक करवाना है। तो यहां तो फिर दो बातें होगी सर, अपील में भी तो जा सकता है, पर अपील में जाने का टाइम पीरियड बहुत कम है ना, 30 दिन का। जब ऑर्डर आता है 30 दिन के अंदर आपको जाना है, आप भूल गए या आप किसी वजह से रह गए तो ये टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता है। Of course, there are limitations that are going to be there. So this, my dear children, is just the overview of the procedural part of income tax, which means we are looking at what we need to do, what can the AO do, and how do we settle the differences. Now, with this knowledge, with these sections in our mind, we will start with the detailing of these chapters.